सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार, आदाब। किताब कॉलम के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। मुजफ्फर रज़मी का एक शेर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज के एपिसोड में मेरे सामने है पंजाबी के कवि और उपन्यासकार नानक सिंह का एक उपन्यास, जिसका मूल पंजाबी संस्करण 1948 में प्रकाशित हुआ था। पंजाबी में उसका शीर्षक है खून दे सोहिले। उपन्यास विभाजन की दहशत की आग में झुलसते हुए रिश्तों की कहानी है। नानक सिंह के उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद हिम्स इन ब्लड शीर्षक से 2022 में हार्पर कॉलिंस इंडिया से प्रकाशित हुआ। अनुवादक हैं नवदीप सूरी। नवदीप सूरी का संबंध इंडियन फॉरेन सर्विस से रहा है। लंदन और वॉशिंगटन में काम करने के अलावा वो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त रहे, जोहानसबर्ग में कॉन्सुल जनरल और मिस्र तथा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में भारत के राजदूत रहे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि नानक सिंह नवदीप सूरी के दादा थे। तो किताब की चर्चा से पहले आइए उन्हीं से जानें कि पंजाबी साहित्य में क्या योगदान था नानक सिंह का। नवदीप सूरी। देखिए, बड़े वो एक अनयूजुअल कैरेक्टर थे कि उन्होंने चौथी जमात से आगे पढ़ाई नहीं पूरी की, लेकिन उसके बावजूद करीब 120 लोग उनकी किताबों के ऊपर PhD या MPhil के डिसर्टेशन कर चुके हैं। उन्होंने 38 नावल लिखे अपनी लाइफ में। टोटल उन्होंने करीबन 58 किताबें लिखी, और कुछ उनके जो नावल्स हैं क्लासिक्स माने जाते हैं। पवित्र पापी है, चिट्टा लहू है, खून दे सोहले, अगदी खेड, एक म्यान दो तलवारा, जिसके ऊपर उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1962 में। तो आज पंजाब में अगर, या दिल्ली में भी, या जम्मू में भी, हरियाणा में भी, अगर आपने किसी भी लेवल पर पंजाबी पढ़नी है, 8वीं में, 10वीं में, अंडर ग्रेड में, पोस्ट ग्रेड में, तो जैसे अगर आप अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको टॉमस हार्डी और डिकन्स पढ़ने पड़ेंगे, तो नानक सिंह आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके करिकुलम का हिस्सा है। और यही कारण है, और उनकी लोकप्रियता भी, कि आज भी उनकी किताबें जो हैं कोई 30वीं, 35वीं, 40वीं एडिशन में पब्लिश हो रही हैं। 2 जुलाई 2022 को लंदन में भारतीय उच्चायोग के सांस्कृतिक केंद्र नेहरू सेंटर में उनकी किताब हिम्स इन ब्लड पर चर्चा हुई, जिसमें आमंत्रित दर्शकों के सामने इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर परवेज आलम ने नवदीप सूरी के साथ बातचीत की। उसी मौके पर किताब कॉलम के लिए मैंने नवदीप के साथ अलग से एक रिकॉर्डिंग की। किताब पर चर्चा करने से पहले मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो उपन्यास का एक अंश पढ़कर सुनाएं। ये किताब का फॉरवर्ड है जो बाबूजी ने लिखा और एक्सप्लेन किया उसमें कि ये मैं किताब क्यों लिख रहा हूँ और क्या मेरी मोटिवेशन थी। तो शुरू में कहते हैं, एज आई स्टार्ट राइटिंग दीज लाइन्स टुडे, आई हैव दिस नॉइंग पेन इन माई गट, अ फीलिंग ऑफ फ्यूटिलिटी about everything that I have read or written since 1929. Everything has gone down the drain. My dreams of seeing this country stand tall and united have crumbled into dust. My eyes, yes, the same ones that had witnessed Hindus and Muslims and Sikhs sip from the same glass of water, are mute spectators to the carnage unfolding before us. They have seen brothers drink each other's blood. How I wish the good Lord had closed these eyes forever, spared them the trauma of having to see what they have seen. One short year. That's all it took to bring our nation to this calamity. Who could have imagined it? And surely it is nothing but sheer mulishness on my part that I am using this book to bring Muslims and non-Muslims on the same page at a time when people consider it foolhardy to even mention both in the same sentence. I won't be surprised if some of my readers find this book swimming against the prevailing currents, but there's nothing that I can do about it. It feels like I'm being compelled, that there is some strange and powerful force at work, a force that is driving me, driving my conscience, and driving my pen to write this. But what lies behind this compulsion of mine?
Maybe it was this picture imprinted in my eyes, one that will continue to shine bright till the day the shadow of death arrives to cast a pall around it. An image of my beautiful and vibrant Punjab, which I have not just seen with my eyes, but also experienced with my soul. Pieces of that picture lie shattered around me today, and this novel is an attempt to show my readers some of those pieces. But this book isn't just a novel. It's a reflection of the ache in my heart, the scream from the very pits of my stomach, the wail from the depths of my soul. In writing this book, my pen has relied on the tears flowing from my eyes as much as it has on the ink from my inkpot. हेम्स एंड ब्लड की भूमिका का एक अंश, जिसमें लेखक नानक सिंह कहते हैं कि ये उपन्यास लिखते समय उन्होंने कलम को स्याही में ही नहीं, अपने आंसुओं में भी डुबोया, क्योंकि जिन आंखों ने हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों को एक साथ बैठकर अपने सुख दुख बांटते देखा, उन्हीं आंखों ने ये भी देखा कि वही समुदाय 1947 में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लेकिन उनका उपन्यास सांप्रदायिक हिंसा के साथ साथ ये भी दिखाता है कि नफरत और दहशत के माहौल में भी हर समुदाय में ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने आपसी भाईचारे और त्याग की भावना का परिचय दिया। आज के भारत के संदर्भ में किताब की प्रासंगिकता पर आगे चलकर चर्चा होगी, लेकिन पहले उसकी कहानी के बारे में कुछ जान लें। उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है, उसके मुख्य पात्र कौन हैं, कहानी कहाँ घटती है और क्या है उसका समय काल। एक जिज्ञासा ये भी कि उसके मूल पंजाबी शीर्षक खून दे सोहले का संदर्भ क्या है। अनुवादक नवदीप सूरी। इसका मूल टाइटल पंजाबी में था खून दे सोहले, और खून दे सोहले एक लाइन है जो गुरु नानक ने लिखी थी। एक उनकी रचना है जिसको बाबर वानी बोलते हैं, और बाबर वानी लिखी गई थी बाबर की जो भारत की इन्वेजन थी, और उस समय गुरु नानक ने लिखा था कि देखो तुम्हारी इन्वेजन ने कितने अत्याचार किए हैं लोगों पे, और खून दे सोहले गावे नानका उस समय से है। और मेरे दादाजी ने, बाबूजी ने ये इसका टाइटल चुना, और मैंने जब इनिशियली सोचा कि इसको ट्रांसलेट कैसे करें तो मैंने एक रफ सी ट्रांसलेशन की, हिम्स इन ब्लड, लेकिन पब्लिशर्स को वही बहुत पसंद आई, तो वो मोर और लेस आप समझिए कि जो लिटरल ट्रांसलेशन थी खून दे सोहले की, वो इस किताब का टाइटल बन गया। किताब शुरू होती है बड़ी जेंटली, एक समझिए लव स्टोरी से। एक लड़का है यूसुफ, एक लड़की है नसीम, एक छोटे से गांव में पोठोहार जो एक रीजन है रावलपिंडी के पास, वहाँ पर रहते हैं, और दर्शाया गया है कि किस तरह वहाँ कई जनरेशन से लोग, चाहे हिंदू, सिख, मुसलमान, इकट्ठे रह रहे हैं। फेस्टिवल्स चाहे होली है, ईद है, दिवाली है, लोहड़ी है, सब इकट्ठे मनाते हैं। और उस रोमांटिक स्टोरी में और उस गांव की एक जो इतनी हारमोनियस लाइफ है, उसमें किस तरह कम्युनलिज्म का वेव समझी आती है कि एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना जी शुरू करते हैं अपना एक प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग वाले जो हैं, और एक पीसफुल सोसाइटी में किस तरह आउट ऑफ द ब्लू एक कम्युनल वेव आती है और उसमें सबको बहा कर ले जाती है। सांप्रदायिक हिंसा की लहर जब उठती है तो सबको बहा कर ले जाती है, फिर वो किसी मजहब, ऊंच नीच और जात पात में फर्क नहीं करती। यही है नानक सिंह के उपन्यास खून दे सोहले उर्फ हिम्स इन ब्लड का संदेश। लेकिन ये उपन्यास केवल देश के विभाजन के समय हुई हिंसा का दस्तावेज ही नहीं, बल्कि इसमें एक प्रेम कहानी भी है। जैसा कि नवदीप सूरी ने बताया, ये प्रेम कहानी यूसुफ और नसीम की है। उपन्यास के शुरू में ही एक बेहद रोमांटिक दृश्य है, जिसमें यूसुफ नसीम के लिए तोहफे के तौर पर एक खास तरह का आम लेकर आता है। क्या है वो प्रसंग, नवदीप सूरी? एक बनारसी आम है जिसको वो लेकर आता है, और नसीम बड़ी हैरान होती है कि इतना बड़ा आम तो मैंने कभी नहीं देखा, और यूसुफ उसको खुश करने के लिए लाता है उस आम को, और कहता है कि मुझे शहर से मिला, रावलपिंडी से मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, और इसको चखना ज़रूर। तो वो रोमांटिक चीज़ ये है कि फिर दोनों इकट्ठे बैठ के उस आम को खाते हैं, और उसके बाद उसकी जो गुठली होती है उसको नसीम संभाल लेती है,
इस बीच में कुछ इख्तलाफ होता है, झगड़ा होता है और नसीम को बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उसको गुठली को कहीं फेंक देती है। घर चले जाती है, फिर उसको ध्यान आता है नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना था। वो फिर वापस जाकर जहाँ गुठली फेंकी होती है उसको ढूंढती है। उसके बाद वो आम का एक पेड़ अपने घर में लगाती है और उस आम के इर्द गिर्द काफ़ी कहानी, रोमांस भी है और ट्रेजेडी भी है उस आम के पेड़ के आसपास। आम की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आम की कहानी तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, लेकिन उसे जानने के लिए आपको ज़रा इंतज़ार करना होगा। फिलहाल किताब की चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस उपन्यास के केंद्र बिंदु में पंजाब का त्योहार लोहड़ी है। देश के विभाजन से पहले नानक सिंह के समय में पंजाब में लोहड़ी कैसे मनाई जाती थी, इसका किताब में बहुत ही सजीव चित्रण है। इसके माध्यम से पाठक के सामने पंजाब की समृद्ध संस्कृति, हिंदू मुस्लिम सिख समुदायों के आपसी संबंध, त्योहार, गीत संगीत, सामाजिक परंपराएं सब उभर कर सामने आते हैं। यानी पाठक को पंजाब के सांस्कृतिक इतिहास में झांकने का पूरा मौका मिलता है। नवदीप सूरी। ये जो लोहड़ी का फेस्टिवल दर्शाया गया किताब में, ये ऑलमोस्ट आप समझिए एक मिड पॉइंट है नावल का। बड़ी एक एक्साइटमेंट है गांव में कि लोहड़ी आ रही है, लोग उसकी कब से तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ लड़कियां हैं, उनके जो दुपट्टे हैं उनके ऊपर मावा लगाया जा रहा है, लड़के हैं उनकी जो पगड़ियाँ वगैरह हैं उनकी तैयारी की जा रही है। सब लोगों ने अपने बेस्ट जो कपड़े हैं वो निकाल कर रखे हुए हैं और जो गांव के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, वो घर घर जाते हैं और एक आध गाना गाते हैं, सुंदर मुंदरिये हो, एक जो बड़ा पॉपुलर लोहड़ी का है, कि उन लोगों से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ चंदा ले सकें और उस चंदे के साथ वो लोहड़ी की तैयारी कर सकें। और लोहड़ी में होता क्या है, क्योंकि सर्दियों का त्यौहार है, अक्सर ये जनवरी के मिडिल में आता है, 13-14 जनवरी के आसपास। वो एक बालन इकट्ठा करती हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करती हैं, लड़कियाँ भी लड़के भी, और अपनी एक, जैसे आप बॉनफायर कहेंगे, वो बनाते हैं और फिर इर्द गिर्द उसके बैठ के बातचीत होती है, कुछ सेलिब्रेशन होती है। और उसके बाद जब गांव के जो एल्डर्स हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं, तो फिर लड़कियों को शौक़ होता है कि हम कुछ गिद्धा, कुछ गाने गाएं, कुछ डांस करें, और एक उसका ऐसा माहौल है जो उनको अगले साल तक याद रहता है। पंजाब का संगीत तो है ही, और इसमें कोई शक नहीं कि सारे ही त्यौहार, और ख़ास करके लोहड़ी, लेकिन होली भी, ईद भी, सब कम्युनिटीज़ इकट्ठे मनाते हैं। और उसमें टप्पे का जो बैक एंड फोर्थ होता है कि एक तरफ 2 लाइंस बोलेगी, उसके बाद दूसरी तरफ साइड ने जवाब देना है, वो एक समझिए एक खेल बन जाती है जिसमें दोनों साइड्स एंगेज करती हैं। और ये एक ब्यूटी है लोहड़ी की। और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि आज हम काफ़ी हद तक शहरों में तो ये भूल ही गए हैं कस्टम्स। गांव में अभी भी रहता है, अभी भी लोग कोई किसी की नई शादी होती है तो उसको पहली लोहड़ी से देने जाते हैं या कुछ। लेकिन पुराने कस्टम्स को जिस तरह से बताया है इस किताब में, तो आपको एक समझिए कि कल्चरल हिस्ट्री आपकी फ्रेश हो जाती है। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए, cineinc.com। नवदीप सूरी कहते हैं कि लोहड़ी का त्योहार नानक सिंह के ज़माने में जिस तरह मनाया जाता था, उसे आज शहरों में रहने वाले तो शायद भूल ही गए हों। नानक सिंह का उपन्यास एक तरह से पंजाब या पंजाबियों की कल्चरल हिस्ट्री है। लेकिन लोहड़ी के इस हंसी खुशी भरे त्योहार में ही उपन्यास की कहानी में सांप्रदायिक हिंसा की चिंगारी फूटती है और देखते देखते आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। इस प्रसंग के विषय में नवदीप बताते हैं। तो उसका एक बैकड्रॉप बताया है कि पीसफुली रह रहे हैं सब लोग, और उसके दौरान जब पाकिस्तान की मांग की बात शुरू होती है तो कुछ एक गांव में एक स्कूल टीचर है, एक मुंशी है। तो मुंशी कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। वो जो कुछ एक अखबारें होती हैं जिनमें कुछ खास एक
कम्युनिटी की खबरें हैं उनको लाकर पढ़ता है, सबके सामने उछालता है वो कहानियाँ। और ये जब लोहड़ी की सेलिब्रेशंस हो रही हैं तो उसमें एक बात शुरू होती है कुछ बुज़ुर्गों में कि देखिए ये कुछ दंगे शुरू हो गए हैं बंगाल में, बिहार में, और हालांकि गांधी जी ने, नेहरू ने पूरी कोशिश की है एक पीस लाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ से लोग आग को उछाल रहे हैं। इस बात को लेकर मुंशी भड़क जाता है और कहता है कि आप देखिए आगे क्या होने वाला है, पाकिस्तान तो बनेगा ही बनेगा, हिंदुस्तान का भारत का बंटवारा होगा ही होगा, और जो भी यहाँ पर हिंदू सिख रहते हैं उनको यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये एक जो कहानी चल रही है उसमें एक सडन ट्विस्ट आता है और दिखाया कि किस तरह लोहड़ी का जो एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है कुछ ही मिनटों में वो एक तहस नहस हो जाता है। नवदीप सूरी। नानक सिंह के उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद हिम्स इन ब्लड शीर्षक से 2022 में हार्पर कॉलिंस इंडिया से प्रकाशित हुआ। अनुवादक हैं नवदीप सूरी। नवदीप सूरी भारतीयों की उस पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जिसने आज़ाद भारत में आंखें खोली। इस पीढ़ी ने आज़ादी की लड़ाई और देश के बंटवारे की हिंसा के बारे में या तो बुजुर्गों से सुना है या फिर किताबों में पढ़ा है। नवदीप ने जब इस किताब का अनुवाद किया तो उस प्रक्रिया में उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि किताब के लेखक नानक सिंह उनके दादा थे जो सांप्रदायिक हिंसा की अमानवीय घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे। यही नहीं, वो अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान हुए जुल्मों के भुक्तभोगी भी थे। जलियांवाला बाग गोलीकांड के समय 22 वर्ष के नानक सिंह भी वहीं मौजूद थे। लाशों के ढेर के नीचे दब गए थे, इसलिए जिंदा बच गए। मेरा नवदीप से सवाल था कि खून दे सोहिले का अनुवाद करते समय उन्हें क्या महसूस हुआ, क्या बीती, क्या समझा, और ये किताब भारत के मौजूदा सांप्रदायिक माहौल में आज क्यों प्रासंगिक है। दो चीज़ें तो, एक चीज़ समझ आती है ट्रांसलेशन के प्रोसेस से कि हम उस समय पंजाब में जो हालात थे उसका कितनी हमें कम समझ है। गांव में जो लाइफ थी उसका क्या टेक्सचर था, किस तरह लोग रहते थे, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। दूसरा, एक मैसेज मिलता है कि जब एक कम्यूनल वेव आती है कोई विनर्स नहीं होते, हर एक का नुकसान होता है और उससे हमें बच के रहना है। तीसरी चीज़ जो सामने आती है कि इतनी वायलेंस हो रही है, इतना ट्रॉमा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बीच भी कुछ एक लोग हैं जिन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी को प्रिजर्व करके रखा है। फिर भी वो चाहे मुसलमान ही हिंदुओं को, सिखों को मार रहे हैं, लेकिन ऐसे भी मुसलमान हैं जो अपनी जान देने को तैयार हैं अपने नेबर्स को बचाने के लिए। तो एक ओवरऑल जो मैसेज आता है वो हीलिंग का मैसेज है, लेकिन उस मैसेज की मैं समझता हूँ आज भी उतनी ही रेलेवेंस है जितनी 75 साल पहले थी। तो मैंने ये किताब इसलिए ट्रांसलेट की कि हम बात कर रहे हैं इंडिया एट 75 की, और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं भारत की इन 75 ईयर्स में, लेकिन जो हम एक पोलराइजेशन देख रहे हैं कम्युनिटीज़ की आज भी, वो हमें एक चेतावनी देती है ये किताब कि बच कर रहें, क्योंकि आपको पता नहीं एक बार आग शुरू हो जाए तो किस तरफ जाएगी, कहाँ फैलेगी। हमने पिछले 1 महीने में देखा, पहले कुछ एक नुपुर शर्मा वगैरह के कमेंट्स थे, उसके बाद हमने देखा पिछले हफ्ते जो उदयपुर में कांड हुआ कि लोगों ने रिएक्ट इतनी वायलेंटली किया कि एक निहत्थे आदमी को कत्ल कर दिया। ये सब धर्म के नाम पे हो रहा है और इसी से बचकर रहना है। किताब उतनी ही रेलेवेंट है मैं समझता हूँ, और वही लेसन्स हमें अंडरस्टैंड करने चाहिए, नहीं तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि ये किस तरफ जाती है आग। लेकिन ये क्लियर है कि जब ये आग फैलती है तो किसी को छोड़ती नहीं है। हिंसा की आग किसी को नहीं बख्शती, वो उनको भी झुलसाती है जो आग लगाते हैं। नवदीप सूरी। किताब के पंजाबी से अंग्रेजी में अनुवाद की चुनौतियों पर भी नवदीप से बात होगी, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण सवाल। जैसा मैंने पहले कहा, नवदीप सूरी भारत की विदेश सेवा में कार्यरत रहे हैं। अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में वो मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में भारत के राजदूत रहे।
भारत और इन मुस्लिम देशों के आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैंने जानना चाहा कि ऐसे समय जब भारत आज़ादी के 75 साल मना रहा है, पर सांप्रदायिक माहौल बद से बदतर हो रहा है, भारत और मुस्लिम देशों के रिश्तों को लेकर उन्हें किस तरह की चिंता है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका अजला जी। मैं इजिप्ट में एम्बेसडर था जब मोदी सरकार इलेक्ट हुई, और उस समय इजिप्ट में मुझे याद है कि कुछ एक वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, कुछ एक जर्नलिस्ट बात कर रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो इसका क्या असर होगा अरब देशों के साथ जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं उस पर। और हुआ क्या, पिछले 7-8 साल में सरकार ने मेहनत की, प्राइम मिनिस्टर ने खुद मेहनत की, और हमने देखा कि हमारे रिलेशंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं। चाहे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, खाड़ी के कई देशों के साथ। ये अब जो पिछले 6-8 महीने से हो रहा है, और ख़ास करके पिछले महीने डेढ़ से हुआ है ये नुपुर शर्मा वगैरह का, मैं समझता हूँ इसका 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखना चाहिए। पहला है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो रिलेशंस होते हैं वो तो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, उसमें कोई इमोशन की कुछ गुंजाइश खास नहीं होती। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस तो थोड़े इस झटके के बाद फिर भी उसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन जो पीपल टू पीपल रिलेशंस हैं, जो एक आम एक नागरिक अरब देश का, वो जिस तरह से पहले भारत को देखता था कि भारत एक सेक्युलर देश है जिसमें हर कौम की इज्जत है, हर धर्म की इज्जत है, आज ये कैसे हुआ? तो उस एक डेवलपमेंट के साथ भारत की इमेज को ज़रूर एक झटका लगा है, और हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको ठीक करने के लिए। नवदीप सूरी, जो मानते हैं कि भारत को संयुक्त अरब अमीरात और अन्य मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंध बेहतर करने की दिशा में फिर से मेहनत करनी होगी। आइए किताब की तरफ लौटें। हिम्स इन ब्लड नानक सिंह के मूल पंजाबी उपन्यास खून दे सोहिले का अंग्रेजी अनुवाद है। नवदीप सूरी इससे पहले भी नानक सिंह के 2 उपन्यासों का पंजाबी से अंग्रेजी में अनुवाद कर चुके हैं। अध खिड़िया फुल का अनुवाद अ लाइफ इनकम्प्लीट और पवित्र पापी का अनुवाद द वॉचमेकर। नानक सिंह के उपन्यास पवित्र पापी पर इसी शीर्षक से 1970 में फिल्म भी बन चुकी है। लेकिन नवदीप सूरी का जो अनुवाद पिछले कुछ समय से बहुचर्चित रहा, वो था नानक सिंह की एक लंबी कविता खूनी बैसाखी का अंग्रेजी अनुवाद। खूनी बैसाखी जलियांवाला बाग की घटना पर आधारित थी। बेशक नवदीप सूरी अपने दादा के साहित्य को अंग्रेजी के माध्यम से व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर किसी भी भाषा के साथ एक पूरी की पूरी संस्कृति जुड़ी होती है। तो पंजाबी से अंग्रेजी में अनुवाद करते वक्त नवदीप को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? एक तो पीरियड की है बात, एक 75 इयर्स पुरानी कहानी है। 75 इयर्स पहले ये किताब पब्लिश हुई। बोलने का ढंग अलग होता है। मुझे अगर मैं इसकी जो कॉन्वर्सेशंस हैं उनको उस तरह से अनुवाद करूं जिस तरह से मैं आज बात करता हूं, तो वो अजीब लगेगा। तो यू हैव टू स्टेप बैक इन टाइम। दूसरा, क्योंकि गांव की कहानी है तो कई एक चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल उस गांव की धरती में रूटेड होती हैं। त्योहार हैं तो बिल्कुल वहाँ रूटेड हैं, तो उनको आपने आज की ऑडियंस के लिए बयान करना है, एक्सप्लेन करना है। कई बार मुहावरे होते हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, और मुहावरा ऐसी चीज़ है कि एक लाइन में जो कहा जाता है उसको किसी फॉरेन ऑडियंस को या इवन इंडियन ऑडियंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ट्रांसलेशन एक काफ़ी बड़ी चुनौती जनरली स्पीकिंग है। एक पोएम आ जाती है स्टोरी में, तो उसको आप किस तरह से ट्रांसलेट करो, उसकी क्या आप कोशिश कर रहे हो कि उसकी जो राइम है, उसकी जो रिदम है, उसको कैप्चर कर रहे हो या केवल आप ट्रांसलेशन ही कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि इस तरह की कई चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन फिर भी ये जो सारा अनुवाद का एक प्रोसेस है, बहुत ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है कि एक कहानी, एक विषय जो महदूद था केवल पंजाबी पढ़ने वाली ऑडियंस के लिए, और वो ऑडियंस आज श्रिंक कर रही है। अगर हम इंग्लिश के थ्रू, हिंदी के थ्रू
एक बड़ी ऑडियंस तक वो कहानी पहुंचा सकते हैं, तो उसमें एक ज़रूर अनुवादक को एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। नवदीप सूरी के रास्ते में अभी बहुत सी चुनौतियां आनी बाकी हैं, क्योंकि नानक सिंह ने अपने जीवन काल में कुल 58 किताबें लिखी, जिनमें 38 उपन्यास हैं। तो सवाल उठता है कि अब नवदीप सूरी अनुवाद के लिए किस किताब को चुनेंगे। अगली किताब इसी हिम्स इन ब्लड का सीक्वल है। अगर ये किताब सारी कहानी दर्शाती है पोठोहार की, वहाँ से किस तरह माइग्रेशन होती है, किस तरह रेफ्यूजी अमृतसर की तरफ चलते हैं, तो दूसरी किताब उनकी पंजाबी में उसका नाम है अग दी खेड, और शायद उसका इंग्लिश टाइटल रहेगा अ गेम ऑफ फायर। वो सारी ही उसी पीरियड में, यानी कि 1947 के पहले 8 महीनों में वो अमृतसर में सेट है। और वो दो चीज़ें शो करती है, एक तो कुछ एक इस किताब के कैरेक्टर दोबारा उसमें अपीयर हो जाते हैं और एक स्टोरी की कंटिन्यूटी रहती है। दूसरा, जो अमृतसर शहर में 1947 में वायलेंस होती है, जिस तरह अमृतसर शहर से उसकी मुस्लिम पॉपुलेशन को निकाला जाता है, वो उस किताब में जिस तरह से डिस्क्रिप्शन है, मैं समझता हूँ कि यूनिक है। मैंने नहीं कहीं और देखी वैसी चीज़। नवदीप सूरी के परिवार का संबंध भी अमृतसर से ही है। नवदीप ने अपने किसी लेख में लिखा था कि उनके घर के आंगन में अमृतसर में एक आम का पेड़ है। मैंने जानना चाहा कि दादा नानक सिंह और उनके परिवार के लिए ये आम का पेड़ किस बात का प्रतीक है। ये घर मेरे फादर ने बनाया था 1968 में, और ये कहानी मुझे अपने पिताजी से रिसेंटली ही सुनने को मिली कि उस घर में एक आम का पेड़ था। और मेरे फादर ने बताया कि जब मैं ये ट्रांसलेट कर रहा था खून दे सोहले, तो उन्होंने बताया कि भाई तुम्हें ध्यान है उस पेड़ का? ऐसे हाँ। तो सेड कि तुम्हारे मदर की और मेरी जब शादी हुई थी, उसके बाद हमने ये किताब पढ़ी, और इस किताब को पढ़ने के बाद हम दोनों ने एक आम खाया और उसकी गुठली हमने वहाँ बोई। तो वो जो ट्री आप इस समय बड़ा देख रहे हैं, वो शायद 1971 के आसपास वहाँ हमने लगाया था। तो मैंने बोला कितनी बढ़िया बात है। और अगर हम आज एक घर बना रहे हैं अमृतसर में, तो मेरी भी कोशिश होगी कि उसी पेड़ से एक आम लिया जाए और इस नए घर में लगाया जाए, तो वो कहानी एक चले जाएगी। नवदीप सूरी, आम का एक पेड़ जो रावलपिंडी के एक गांव में नसीम और यूसुफ की कहानी से अमृतसर में नवदीप सूरी के घर के आंगन तक आ गया। नानक सिंह के 1948 में छपे उपन्यास खून दे सोहिले का अंग्रेजी अनुवाद हिम्स एंड ब्लड नवदीप सूरी ने किया है, जो 2022 में हार्पर कॉलिंस इंडिया से प्रकाशित हुआ। किताब कॉलम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, लिखिएगा। हमारा पता है post@cineinc.com। आपकी राय का हमें हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। किताब कॉलम में शामिल किताबों और लेखकों के विचारों के लिए सिनेइंक जिम्मेदार नहीं है। अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे अचला शर्मा के साथ सिनेइंक पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम। ये पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और गूगल के अलावा दूसरी ऐप्स पर भी मौजूद है। यूट्यूब पर भी सिनेइंक के सभी प्रोग्राम सुने जा सकते हैं। सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। सर्च में सिर्फ आपको सिनेइंक टाइप करना है, CINEINK। पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineinc.com।